तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं के पॉप डेमन हंटर नाम की इस मूवी के पार्ट 2 के बारे में। के पॉप हंटर एक तरह से जो कि एक बेहतरीन एक तरह से आपको बताई होगा जो आर्टिस्ट है उसी पर बेस एक तरह से ये हमें एक मूवी देखने को मिली है जो कि लोगों द्वारा बड़ी पसंद की गई थी और अब इसी का पार्ट 2 हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल पर एक तरह से नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। एक अमेरिकी एनिमेटेड म्यूजिकल अर्बन फैंटेसी फिल्म है जिसे मैगी कॉन्ग और क्रिस एपलहेंस ने सह लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण सोनी पिक्चर्स एनिमेशन ने नेटफ्लिक्स के लिए और इसमें आर्डेन चो, आन ह्यो सेओप, मे हांग, जी यंग यू, युनजिन किम, डैनियल डे किम, केन जियोंग और ली ब्यूंग हुन ने अपनी आवाजें दी हैं। कहानी एक के पॉप गर्ल ग्रुप हंट्रिक्स के इर्द गिर्द घूमती है जो दानव शिकारी के रूप में दोहरा जीवन जीती हैं। उनका सामना प्रतिद्वंदी बॉय बैंड साजा बॉयज से होता है जिनके सदस्य गुप्त रूप से दानव हैं। के-पॉप डीमन हंटर्स की उत्पत्ति कॉन्ग की कोरियाई विरासत से प्रेरित एक कहानी बनाने की इच्छा से हुई जिसमें पौराणिक कथाओं, दानव विद्या और के-पॉप के तत्वों का उपयोग करके एक विशिष्ट दृश्य और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध फिल्म का निर्माण किया गया। मार्च 2021 तक इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका था और पूरी रचनात्मक टीम इसमें शामिल हो चुकी थी। इसके दृश्य कॉन्सर्ट लाइटिंग, संपादकीय फोटोग्राफी, संगीत वीडियो और एनिमे तथा कोरियाई ड्रामा से प्रभावित थे। साउंड ट्रैक में कई संगीतकारों के मूल गीत और मार्सेलो जार्वोस द्वारा रचित संगीत शामिल है। के-पॉप सीरीज डेमन हंटर्स 20 जून 2025 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हुई और 50 करोड़ से अधिक व्यूज के साथ नेटफ्लिक्स के इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली ओरिजिनल फिल्म बन गई। इसका एक सिंग अलोंग वर्जन 23-24 अगस्त और 31 अक्टूबर 2 नवंबर को सिनेमाघरों में सीमित संख्या में रिलीज हुआ। सिनेमाघरों की संख्या के हिसाब से ये नेटफ्लिक्स फिल्मों में सबसे व्यापक रिलीज थी और अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर टॉप पर पहुंचने वाली पहली फिल्म थी। इसका साउंड ट्रैक बिलबोर्ड हॉट 100 के टॉप 10 में एक साथ 4 गाने रखने वाला पहला फिल्म साउंड ट्रैक था और अक्टूबर 2025 में इसे अमेरिका में डबल प्लैटिनम सर्टिफिकेट मिला। के-पॉप फिल्म डेमन हंटर्स को इसके एनिमेशन, दृश्य शैली, वॉइस एक्टिंग, कहानी और संगीत के लिए खूब सराहना मिली। कई पुरस्कारों से सम्मानित इस फिल्म ने 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और 98वें एकेडमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत गोल्डन का पुरस्कार जीता। इसका सीक्वल निर्माणाधीन है। कथानक: बहुत समय पहले राक्षस मनुष्यों का शिकार करते थे और उनकी आत्माओं को अपने शासक गुई माँ को खिलाते थे। अंततः 3 महिलाएं राक्षस शिकारी बनी और उन्होंने अपने गायन कौशल का उपयोग करके राक्षसों के विरुद्ध एक जादुई कवच बनाया जिसे होनमून कहा जाता था। समय बीतने के साथ होनमून को बनाए रखने के लिए शिकारियों की नई तिकड़ियां उभरीं, जिनका अंतिम लक्ष्य इसे स्वर्ण होनमून में मजबूत करना था, एक अंतिम मुहर जो राक्षसों को हमेशा के लिए भगा देगी। वर्तमान में के-पॉप गर्ल ग्रुप हंट्रिक्स, जिसमें रूमी, मीरा और जोई शामिल हैं, पूर्व शिकारी सेलीन द्वारा प्रशिक्षित नवीनतम दानव शिकार तिकड़ी है। रूमी गुप्त रूप से आधी दानव है। ये बात केवल उसे और सेलीन को पता है, जिन्होंने रूमी का पालन पोषण किया है। अपनी त्वचा पर धीरे धीरे फैलते दानवी निशानों से परेशान रूमी हंट्रिक्स के नए एकल गीत गोल्डन की रिलीज और लाइव परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाती है, इस उम्मीद में कि इससे होनमून स्वर्ण बन जाएगा और उसके निशान मिट जाएंगे। हालांकि जैसे ही वे परफॉर्मेंस की तैयारी करते हैं, रूमी की आवाज जाने लगती है। दानवलोक में ग्वाइमा अपने अनुयायियों की असफलताओं से क्रोधित हो जाता है। जीनू, जो मनुष्य से दानव बन गया है, के नेतृत्व में 5 दानव हंट्रिक्स के प्रशंसकों को चुराने और होनमून को कमजोर करने के लिए साजा बॉयज नामक एक बॉय बैंड बनाते हैं। इसके बदले में ग्वाइमा जीनू की दर्दनाक मानवीय यादों को मिटाने का वादा करता है। उनके पहले प्रदर्शन को देखते हुए हंट्रिक्स को जल्द ही साजा बॉयज के राक्षसी स्वभाव का पता चल जाता है और बाद में वे उन पर हमला कर देते हैं। लड़ाई के दौरान जीनू को रूमी के कुछ इरादों का पता चलता है, लेकिन वो उन्हें उसके बैंड के साथियों से छिपाने में मदद करता है।
एकांत में मुलाकात के दौरान जीनू रूमी को बताता है कि शर्म की भावनाएं ग्वाइमा की आवाज़ों के माध्यम से दानवों को गुलाम बना लेती हैं। वो उसे बताता है कि 400 साल पहले ग्वाइमा ने उसे प्रसिद्धि और पहचान दी थी, जिससे उसके परिवार को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली, लेकिन फिर उसे दानव लोक में भेज दिया। जीनू अब अपने परिवार के पतन के अपराध बोध से ग्रस्त है। साजा बॉयज की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ ओनमून कमजोर होता जाता है, जिससे राक्षसों के हमले बढ़ जाते हैं। आइडल अवार्ड्स नजदीक आने पर हंट्रिक्स साजा बॉयज को बेनकाब करने के लिए टेकडाउन नामक एक नया गीत बनाने में जुट जाती है। गीत के कठोर राक्षस विरोधी बोलों से रूमी असहज हो जाती है, जिससे मीरा और जोई के साथ उसके रिश्ते में तनाव आ जाता है। रूमी जीनू को एक योजना बताती है। अगर वो हंट्रिक्स को आइडल अवार्ड्स जीतने और हूनमून को मजबूत करने में मदद करता है, तो वो मानव लोक में स्वतंत्र रूप से रह सकता है। बाद में रूमी जीनू को बताती है कि अपने राक्षस वंश के कारण शर्मिंदगी ने उसकी आवाज को कमजोर कर दिया था, लेकिन उससे बात करने से वो ठीक हो गई। जीनू कहता है कि रूमी की वजह से उसे अब कोई आवाज सुनाई नहीं देती और वो साजा बॉयज को नुकसान पहुंचाने के लिए सहमत हो जाता है। गुइमा जीनू को बुलाती है, उसे याद दिलाती है कि उसने धन और आराम के जीवन के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया था, और फिर धमकी देती है कि अगर वो अपने वादे से मुकरता है तो वो परेशान करने वाली आवाजों को और बढ़ा देगी। आइडल अवार्ड्स में हंट्रिक्स ने गोल्डन गाना गाया, क्योंकि उन्होंने अपने बीच हुए विवाद के कारण टेकडाउन गाना नहीं गाया था। हालांकि जीनू द्वारा भेजे गए नकली राक्षस मीरा और जोई को रूमी से दूर ले जाते हैं, जबकि दो अन्य राक्षस उनका रूप धारण करके रूमी को टेकडाउन गाने के लिए बहकाते हैं, जिसके दौरान वे उसके राक्षसी स्वभाव का खुलासा कर देते हैं। वो मंच से भाग जाती है और असली मीरा और जोई से मिलती है, जो उसके राक्षसी स्वभाव को छिपाने और जीनू के साथ मिली भगत के बारे में जानकर खुद को धोखा महसूस करती हैं। रूमी जीनू से उसे धोखा देने का आरोप लगाती है और वो अपने अतीत के बारे में झूठ बोलने की बात स्वीकार करता है। निगली गई आत्माओं और सड़ते हुए होनमून के प्रवाह से मजबूत होकर गुइमा मानव जगत में प्रवेश करता है और मीरा और जोई सहित जनता पर सम्मोहन डालता है, जिससे वे उसे और आत्माएं खिलाने के लिए साजा बॉयज के प्रदर्शन स्थल पर आ जाते हैं। हताश रूमी सेलीन से मिलती है और उससे अपनी जान देने के लिए कहती है। सेलीन इनकार कर देती है और पहले जैसी स्थिति बहाल करने की योजनाओं पर चर्चा करती है। रूमी सेलीन पर उसे कभी पूरी तरह से प्यार न करने का आरोप लगाते हुए उस पर जमकर बरसती है और अचानक चले जाने से पहले अब नष्ट हो चुकी होनमून को भी नकार देती है। रूमी ने साजा बॉयज के प्रदर्शन को बीच में ही रोककर एक नया गीत गाया, जिसमें उसने अपनी शर्म और आत्म स्वीकृति को व्यक्त किया। इससे मीरा और जोई गुइमा के सम्मोहन से बाहर आ गईं। फिर से एकजुट होकर हंट्रिक्स ने पलटवार किया और भीड़ को मुक्त कराया। पश्चाताप से भरा जीनू गुइमा के हमले से रूमी को बचाने के लिए स्वयं को बलिदान कर देता है और अपनी पुनर्जीवित आत्मा उसे शक्ति प्रदान करता है। सशक्त हंट्रिक्स गुइमा और शेष साजा बॉयज को हरा देती हैं, राक्षसों को फिर से सील कर देती हैं और एक नया इंद्रधनुषी होनमून बनाती हैं। अपनी आदतों से अब शर्मिंदा न होकर रूमी मीरा और जोई के साथ एक स्नानागार में जश्न मनाती है और खुशी के आंसू बहाती है। इसके बाद वे सार्वजनिक रूप से अपने प्रशंसकों से मिलती हैं। आवाज कलाकार आर्डेंचो रूमी के रूप में हंट्रिक्स की प्रमुख गायिका और नेता, जो युद्ध में सेंगियोम तलवार चलाती है। रूमी एक दानव पिता और एक मृत दानव शिकारी माँ की बेटी है। एजाय रूमी की गायन आवाज प्रदान करता है। रूमी ओक युवा रूमी के रूप में, मेहांग मीरा के रूप में हंट्रिक्स की मुख्य नर्तकी, जो युद्ध में गोकड़ो पोलाम का इस्तेमाल करती है। वो एक धनी पृष्ठभूमि से आती है और अपने विद्रोही स्वभाव के कारण अपने परिवार की काली भेड़ मानी जाती है। ऑड्रे नूना मीरा की गायन आवाज प्रदान करती हैं। जी यंग यू हंट्रिक्स की मुख्य रैपर और गीतकार जोई के रूप में और समूह की सबसे छोटी सदस्य। वो लड़ाई में शिंकल फेंकने वाले चाकू का इस्तेमाल करती है। जोई कोरियाई अमेरिकी है और बरबैंक में पली बढ़ी है। री अमी जोई की गायन आवाज प्रदान करती है। आन ह्यो सेओप साजा बॉयज के नेता जीनू के रूप में। उनके साथ एक नीला पालतू बाघ और 6 आंखों वाली मैकपाई है। एंड्रयू चोई जीनू की गायन आवाज प्रदान करते हैं।
युनजिन किम सेलीन के रूप में एक पूर्व दानव शिकारी और के पॉप आइडल जिसने अपनी मां की मृत्यु के बाद रूमी का पालन पोषण किया। ली सेलोंगा ने सेलीन की गायन आवाज प्रदान की है। रोमान साजा के रूप में जोएल किम बूस्टर, सैमुअल ली ने रोमान साजा की गायन आवाज प्रदान की है। मिस्ट्री साजा के रूप में एलन ली, केविन वू मिस्ट्री साजा की गायन आवाज प्रदान करते हैं। एबी साजा के रूप में सुमवॉन चो नेकवेव ने एबी साजा की गायन आवाज प्रदान की है। बेबी साजा के रूप में डैनी चुंग डैनियल डे किम, हीलर हान के रूप में एक सन की डॉक्टर, कैन जियोंग बॉबी के रूप में हंट्रिक्स के ऊर्जावान एजेंट और प्रबंधक। ली ब्युंग हुन ने ग्वाइमा की भूमिका निभाई है जो राक्षसों का राजा है और एक विशाल अग्निमुख का रूप धारण करता है। ली ने फिल्म के कोरियाई डब में इस भूमिका को दोहराया है। लीजा कोशी एक टेलीविजन होस्ट की आवाज देती है जो हंट्रिक्स का साक्षात्कार लेती हैं। मैगी कॉन्ग, नेथन शॉफ और चार्लीन रामोस अतिरिक्त आवाजें प्रदान करते हैं। उत्पादन विकास। मैगी कॉन्ग एक मेज पर बैठी हुई कैमरे की ओर सीधे देख रही हैं। 30वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में निर्माता और सह निर्देशक मैगी कॉन्ग। निर्देशक मैगी कॉन्ग ने सबसे पहले 2018 में फिल्म निर्माता एरॉन वॉर्नर को के पॉप डीमन हंटर्स का विचार दिया जब वे सोनी पिक्चर्स एनिमेशन के लिए विश ड्रैगन 2021 के निर्माण पर काम कर रहे थे। 8 मार्च 2021 को के पॉप डीमन हंटर्स नामक फिल्म को सोनी में निर्माणाधीन घोषित किया गया। कॉन्ग और क्रिश एपेलहंस निर्देशन करेंगे जबकि लेखन जोड़ी हन्ना मैकमेचन और डानिया जिमेनेज पटकथा लिखेंगी और वॉर्नर और मिशेल एलएम वोंग निर्माता के रूप में काम करेंगे। मिंगजू हेलेन चेन और अमी थॉम्सन को क्रमशः प्रोडक्शन डिजाइनर और कला निर्देशक के रूप में भी घोषित किया गया। निर्देशक मैगी कॉन्ग ने फिल्म की दृश्य शैली को समकालीन एनिमेटेड फिल्मों से अलग करने के लिए इसे कोरियाई पौराणिक कथाओं और शमनवाद पर आधारित किया। उन्होंने फिल्म को के पॉप के लिए प्रेम पत्र और अपनी कोरियाई पृष्ठभूमि के लिए भी लिखा। कॉन्ग ने बताया कि दानव शिकारियों के इतिहास को विकसित करते समय उन्होंने कोरियाई शमनवाद और विशेष रूप से कोरियाई शमन महिलाओं के अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में गीत और नृत्य के ऐतिहासिक उपयोग को शामिल करने का निर्णय लिया। चरित्र डिजाइन पर कॉन्ग ने मुख्य पात्रों को मार्वल की उन महिला सुपर हीरो से अलग करने पर जोर दिया जो सिर्फ सेक्सी, कूल और दबंग थीं और इसके बजाय उन तत्वों को मोटे पेट वाली, डकार लेने वाली, अशिष्ट, मूर्ख और मजेदार लड़कियों के साथ संयोजित किया। वो बॉन्ग जून हो की फिल्मों से भी प्रभावित थीं, जो कई अलग अलग भावों को इस तरह से जोड़ती हैं कि कॉन्ग के अनुसार उन्हें एनिमेशन का एहसास होता है। उन्होंने और एपेलहंस ने विशेष रूप से बॉन्ग की मॉन्स्टर फिल्म द होस्ट 2006 को शैलियों और मनोदशाओं के मिश्रण के लिए प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया। कॉन्ग द्वारा अपने प्रारंभिक विचारों को बताने के बाद एपेलहंस बाद में इस प्रोजेक्ट से जुड़े। उन्होंने विश ड्रैगन 2021 का निर्देशन करने के बाद एक लंबा ब्रेक लेने की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा कि वो हमेशा संगीत की शक्ति के बारे में एक फिल्म बनाना चाहते थे, एकजुट करने, खुशी लाने, समुदाय बनाने के लिए। निकोल पर्लमैन ने मैकमेचन और जिमेनेज से लेखन के लिए संपर्क किया। वैरायटी से बात करते हुए मैकमेचन ने बताया कि हालांकि दोनों ने पहले कभी एनिमेशन नहीं किया था और हमें के पॉप के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वे बिल्कुल वही थी जो मैगी, हमारी दोस्ती और युवा लड़कियों होने के कारण खोज रही थी। चरित्र डिजाइन। 21 कैमरे के लिए मुस्कुरा रही हैं। हंट्रिक्स के सदस्य 21, ब्लैकपिंक, इट्जी और ट्वाइस सहित विभिन्न के पॉप गर्ल ग्रुप से प्रेरित थे। हंट्रिक्स नाम में हंटर शब्द के साथ लैटिन स्त्रीलिंग संज्ञा प्रत्यय ट्रिक्स का प्रयोग किया गया है, जो महिला योद्धाओं के विचार को दर्शाता है। हंट्रिक्स की तीनों सदस्यों को इट्जी, ब्लैकपिंक, ट्वाइस और 2NE1 जैसे के पॉप गर्ल ग्रुप से प्रेरित होकर बनाया गया था। पात्रों के फैशन और मेकअप में गिवेंची, जीन पॉल गॉल्टियर और एलेक्जेंडर मैक्वीन से प्रेरणा ली गई थी, जिसमें कोरियाई पारंपरिक तत्वों को हाउते काउचर के साथ मिलाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। रूमी का चरित्र मूल रूप से 2016 में कॉन्ग और उनके पति रैडफोर्ड सेक्रिस्ट द्वारा सेक्रिस्ट की कॉमिक प्लास्टिक वॉलरस के लिए बनाया गया था। बाद में कॉन्ग ने इसे के पॉप डीमन हंटर्स के लिए पुनः उपयोग किया। मीरा का चरित्र कोरियाई मॉडल आन सो येओन, पेशेवर रूप से एलिस आन के नाम से जानी जाती हैं, से प्रेरित था।
साजा बॉयज को टुमारो एक्स टुगेदर, बीटीएस, स्ट्रे किड्स, एटीज, बिग बैंग और मॉन्स्टा एक्स जैसे कोरियाई बॉय बैंड से प्रेरणा मिली। कोरियाई अभिनेता और गायक चा यूनवू समूह के नेता जीनू के लिए एक प्रमुख प्रेरणा थे। जीनू को छोड़कर साजा बॉयज के सदस्यों के नाम अलग अलग के पॉप आर्केटाइप्स का वर्णन करने वाले लेबल के रूप में काम करते हैं। साजा शब्द दोहरे अर्थ में जियोसूंग साजा को संदर्भित करता है, जो कोरियाई लोक कथाओं में यमराज के समान एक आकृति है, और शेर के लिए कोरियाई शब्द साजा को भी संदर्भित करता है, जिसमें साजा बॉयज के लोगों के लिए शेर के सिर की छवि का उपयोग किया जाता है और बैंड के प्रशंसकों को द प्राइड कहा जाता है। कोरिया टाइम्स के बेक ब्योंग येउल ने कहा कि दोनों समूहों की स्टाइलिंग कोरिया के अतीत और वर्तमान से जुड़ी है। हंट्रिक्स के सदस्य आधुनिक के-पॉप फैशन में एकीकृत नोरिगे पेंडेंट पहनते हैं, जबकि साजा बॉयज अपने गीत योर आइडल के लिए काले हनबोक और पारंपरिक घोड़े के बालों की टोपी में प्रदर्शन करते हैं, जो जेओसेउंग साजा की छवि को दर्शाता है। इसके अलावा हंट्रिक्स के सभी सदस्य पारंपरिक कोरियाई हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। लॉस एंजलिस टाइम्स के मैक्स किम ने कोरियाई कलाकारों के ऐतिहासिक संदर्भों पर ध्यान दिया, जिन्हें आज समकालीन के-पॉप के जनक के रूप में देखा जाता है, जैसे कि जेओगोरी सिस्टर्स, किम सिस्टर्स और एसईएस। कॉन्ग ने चरित्र डिजाइन में दृश्य यात्रा का वर्णन किया, जैसे कि साजा बॉयज बबल गम पॉप बहुत मीठा, बेहद आकर्षक लुक से शुरू होते हैं और धीरे धीरे गहरे रंग में बदलते जाते हैं, जब तक कि वे पूरी तरह से जेओसेउंग साजा का रूप नहीं ले लेते। एप्पल हंस ने हंट्रिक्स के प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल की गई वेशभूषा में मौजूद दृश्य कथा पर टिप्पणी की। हंट्रिक्स द्वारा गोल्डन का प्रदर्शन करते समय पहनी जाने वाली वेशभूषा उनके एक तरह के मैकगॉफिन सपने का प्रतीक है, जो पूर्णता और निर्दोषता की आकांक्षा रखती है, और फिल्म के दूसरे भाग के अंत में रूमी की वेशभूषा का फटना उस सपने के टूटने का प्रतीक है। एप्पल हंस ने आगे कहा कि वेशभूषा का ये उपयोग के-पॉप की कार्यप्रणाली को फिल्म में इस तरह से प्रतिबिंबित करने के प्रयास का हिस्सा है, जो फिल्म के कथानक के साथ भी एकीकृत हो। ढलाई आर्डेन चो का एक हेडशॉट, जिसमें वो सीधे कैमरे की ओर देख रही हैं। मे हांग की क्लोजअप तस्वीर। उन्होंने माइक्रोफोन को अपने चेहरे के पास पकड़ रखा है और कैमरे की ओर सीधे देखने के बजाय दाईं ओर देख रही हैं। एक पैनल में जी यंग यू की क्लोजअप तस्वीर। वो कैमरे की ओर सीधे देखने के बजाय अपनी दाहिनी ओर देख रही हैं। आर्डेन चो, मे हांग और जी यंग यू ने रूमी, मीरा और जोई को आवाज दी है। किरदारों के वॉइस एक्टर और गायकों के लिए कास्टिंग अलग अलग समय पर की गई थी, जिसमें गायकों की कास्टिंग पहले हुई थी। एजे को मूल रूप से गीतकार के रूप में प्रोडक्शन में शामिल किया गया था। बाद में उन्हें रूमी की गायन भूमिका की पेशकश की गई। जीनियस कोरिया के साथ एक साक्षात्कार में एजे ने अपनी कास्टिंग का श्रेय निर्देशकों द्वारा डेमो में उनकी आवाज सुनने की आदत को दिया। रूमी की वॉइस एक्ट्रेस आर्डेन चो ने शुरू में सेलीन की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन सह निर्देशक मैगी कॉन्ग के प्रोत्साहन के कारण उन्होंने रूमी की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। पार्क जिन यंग को शुरू में गुइमा की भूमिका के लिए चुना गया था, क्योंकि इस किरदार को मूल रूप से अधिक चंचल और हास्यपूर्ण व्यक्तित्व के साथ परिकल्पित किया गया था। हालांकि इसे छोड़ दिया गया क्योंकि किरदार को अधिक खतरनाक और पारंपरिक रूप से विरोधी व्यक्ति के रूप में विकसित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ली ब्युंग हुन को कास्ट किया गया। अप्रैल 2025 में जी यंग यू को जोई के रूप में घोषित किया गया। बाकी कलाकारों की घोषणा उसी महीने बाद में की गई। एनिमेशन। इस फिल्म का एनिमेशन सोनी पिक्चर्स इमेज वर्क्स द्वारा वैंकूवर और मॉन्ट्रियल दोनों संयंत्रों में किया गया था, जिसमें जॉश बेवरिज एनिमेशन निर्देशक थे। एप्पल हंस ने बताया कि दृश्य प्रेरणा कई स्रोतों से ली गई थी, जिनमें संगीत, वीडियो, कॉन्सर्ट, स्टेज लाइटिंग, संपादकीय फोटोग्राफी, कोरियाई नाटक और एनीमे शामिल हैं। कॉन्ग ने बताया कि सोनी की स्पाइडर वर्स फिल्मों को देखने के बाद, जो अपने हाइब्रिड 2D 3D एनिमेशन के लिए प्रसिद्ध हैं, टीम ने एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। दोनों तकनीकों को मिलाने के बजाय उन्होंने एक 3D एनिमेशन शैली पर ध्यान केंद्रित किया, जो एनीमे के सौंदर्य शास्त्र और चेहरे के भावों से प्रेरणा लेती है। बेवरिज ने भी इसी तरह 2D सौंदर्य शास्त्र लेकिन त्रि-आयामी भाषा की प्रेरणा का उल्लेख किया, जिससे फिल्म पूरी तरह से 3D CGI में बनी।
और इसका बहुत ही बोल्ड ग्राफिक लुक होना चाहिए। बेवरिज ने बताया कि पात्रों की कला शैली भाव को दर्शाती है, विजयी क्षणों के लिए आकर्षक, आक्रामक दृश्यों के लिए कोणीय और रेखाओं से भरपूर और हास्य के लिए चीबी शैली। एनिमेटेड किया जाने वाला पहला प्रमुख दृश्य हंट्रिक्स और साजा बॉयज के बीच प्रारंभिक मुठभेड़ था, जो बेवरिज के अनुसार चरित्र डिजाइनों के लिए एक अवधारणा प्रमाण के रूप में कार्य करता था। कॉन्ग ने चरित्र एनिमेशन के माध्यम से कोरियाई पहचान को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, विशेष रूप से आंखों और मुंह के आकार जैसी चेहरे की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि पात्र अंग्रेजी बोलते हैं, एनिमेटरों ने पात्रों को बोलते समय कोरियाई भाषा के विशिष्ट मुंह के आकार का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया। एक्शन दृश्यों के लिए फिल्म निर्माताओं ने दक्षिण कोरियाई फिल्म द विलेनेस 2017 से प्रेरित ग्लिटर प्रभावों का उपयोग किया। बेवरिज ने बताया कि इस प्रभाव ने दृश्यों को नृत्य लड़ाई का एहसास दिया और ये कि आप बहुत अधिक ग्लिटर लगाने पर काफी हिंसक हो सकते हैं। नामसन टॉवर, कोरियाई व्यंजन, नागसन दीवार, चिन्ह तलवारें और पारंपरिक बाघ रूपांकनों जैसे कोरियाई सांस्कृतिक विवरणों को दर्शाने के लिए काफी विवरण जोड़ा गया था, जिन्हें सटीक चित्रण में काफी सटीकता के साथ शामिल किया गया था। कागज पर जलरंग से बनी एक ऊर्ध्वाधर पेंटिंग, जिसमें मुख्य रूप से काले, सफेद और भूरे रंग का प्रयोग किया गया है। इसमें एक शैलीबद्ध बाघ को दर्शाया गया है, जिसका चेहरा हास्यपूर्ण और अतिरंजित है और जिसकी पीली आंखें हैं। बाघ नीचे बैठा है और ऊपर एक टेढ़े मेढ़े चीड़ के पेड़ की शाखा पर बैठी एक मैना चिड़िया की ओर देख रहा है। बाघ और मैना पक्षी की कोरियाई लोक चित्रकला। सैलॉन के लिए हान गुएन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जीनू के पालतू बाघ और मैकपाई, जिन्हें रचनात्मक टीम क्रमशः डेरपी और सूसी कहती है, का एनिमेशन मिनवा पर आधारित है, जो जोसियन काल के दौरान लोकप्रिय कोरियाई लोक कला का एक प्रकार है। बाघ, मैकपाई और देवदार के पेड़ों की छवियां मिनवा की होजाक-डो शैली का केंद्र बिंदु हैं। इन जानवरों का चित्रण 17वीं शताब्दी के दौरान होजाक-डो द्वारा अपनाए गए व्यंग्यात्मक, सत्ता विरोधी चरित्र से प्रेरित था। द कोरिया टाइम्स के पार्क हान-सोल ने लिखा कि मिनवा अक्सर मनमौजी होता था, जिसमें शरारती विवरण होते थे और बाघ और मैकपाई के चित्रण सत्ता में बैठे लोगों पर एक चंचल कटाक्ष करते थे। उन्होंने कहा कि बाघ की टोपी चुराने वाली मैकपाई का मजाक लंबे समय से चले आ रहे दृश्य चुटकुले के प्रति स्नेहपूर्ण संकेत जैसा लगता है। सेक्रिस्ट एक स्टोरी आर्टिस्ट भी थे और उन्होंने बाघ को डिजाइन किया था। उन्होंने बताया कि बाघ के फर का नीला रंग संभवतः प्रोडक्शन डिजाइनर हेलेन मिंगजू चेन की इच्छा से प्रेरित था, ताकि चरित्र को और अधिक जादुई महसूस कराया जा सके। कॉन्ग ने टिप्पणी की कि डर्पी को शुरू में बिना किसी स्पष्ट भूमिका के परिकल्पित किया गया था, हालांकि वे उसे केवल एक सहायक नहीं बनाना चाहते थे। टीम चेन की एक पेंटिंग से प्रेरित थी, जिसमें एक बाघ की मूर्ति एक खुली कमीज पहने जीनू के बगल में एक असली बाघ में बदल जाती है, जिससे डर्पी को जीनू का पालतू जानवर बनाने का विचार आया, जो अंततः रूमी और जीनू के बीच संदेशों का आदान प्रदान और संवाद करने का एक माध्यम बन गया, और फिर पक्षी भी साथ हो गया। कॉन्ग ने यह भी कहा कि यद्यपि जानवर इन दो दुनियाओं के बीच रहते हैं, वे राक्षस नहीं हैं और उनकी प्रकृति रहस्यमय बनी हुई है। नृत्य कला। डांस कोरियोग्राफी पर जैम रिपब्लिक की जो नाइन, ब्लैक लेबल की लीजुंग ली और के टाइगर्स ग्रुप ने काम किया। दक्षिण कोरियाई डांसर और कोरियोग्राफर जो ने गोल्डन और टेकडाउन के लिए सीक्वेंस तैयार किए। हाउ इट्स डन की कोरियोग्राफी ली ने की और योर आइडल की कोरियोग्राफी के टाइगर्स के हा सियोंग जिन ने की। सोडा पॉप सीक्वेंस की कोरियोग्राफी ली और हा ने मिलकर की। एक इंटरव्यू में जो ने बताया कि गाने की कोरियोग्राफी तैयार करते समय उन्हें गोल्डन से प्रेरणा मिली और उन्होंने कहा, मैंने उस कहानी पर ध्यान केंद्रित किया जिसे एनिमेशन के माध्यम से व्यक्त करने की आवश्यकता थी। मैंने गीतों और भावनाओं को व्यक्त करने पर अधिक ध्यान देने की कोशिश की। एनिमेशन पहलू पर जो ने बताया कि उन्होंने गतिविधियों को बड़ा और अधिक विस्तृत बनाया और साथ ही चेहरे के भाव और उंगलियों जैसे विवरणों पर बारीकी से ध्यान दिया ताकि वे स्क्रीन पर अच्छी तरह से दिखाई दें। लड़ाई के दृश्यों की कोरियोग्राफी में के टाइगर्स का योगदान था, जिनमें टैमिन, जिन्होंने मार्शल आर्ट्स निर्देशक की भूमिका निभाई, और हा सियोंग जिन शामिल थे। साक्षात्कार के दौरान
हा ने बताया कि उन्होंने साजा बॉयज की कोरियोग्राफी में ताइक्वांडो के तत्वों को शामिल करने का फैसला किया। इस तरह ये ताइक्वांडो को न केवल एक खेल के रूप में बल्कि सौंदर्य की दृष्टि से भी शक्तिशाली चीज के रूप में प्रदर्शित कर सकता था। जोश बेवरिज ने लड़ाई की कोरियोग्राफी पर चर्चा करते हुए एक्शन में जानबूझकर नृत्य लड़ाई का एहसास देने की बात कही और समझाया कि उनमें से कुछ लड़ाई कोरियोग्राफरों ने आइडल ट्रेनिंग ली थी और मूव्स के बीच में वे ये प्यारे छोटे छोटे बदलाव करते थे। यहीं पर व्यक्तित्व निहित है। संगीत मुख्य लेख के पॉप डीमन हंटर्स साउंड ट्रैक। एजे एक रेडियो रिकॉर्डिंग बूथ में हेडफोन पहने हुए हैं और उनके पास एक माइक्रोफोन रखा हुआ है। एजाय रूमी के गायन की आवाज प्रदान करते हैं। हंट्रिक्स और साजा बॉयज के गानों की तुलना करते हुए एपिलहेंस ने बताया कि वे साजा बॉयज के गानों को बेहद आकर्षक बनाना चाहते थे, लेकिन थोड़ा खोखला, जैसे कि उनमें कोई वास्तविक आत्मा न हो। ये हंट्रिक्स के गानों की ईमानदारी और भावनात्मक संवेदनशीलता के विपरीत था। विचार ये था कि आपके दिल का ऊपरी हिस्सा लड़कों के प्रति आसक्त हो सकता है, लेकिन गहरा हिस्सा लड़कियों से प्रभावित होता है। कॉन्ग और एपिलहेंस ने साउंड ट्रैक विकसित करने के लिए जाने माने के पॉप निर्माताओं की विशेषज्ञता ली। फिल्म के मूल गाने डैनी चुंग, ईडो, विंस, कुश, एजे, जेना एंड्रयूज, स्टीफन किर्क, लिंडग्रेन, मार्क सोननब्लिक और डैनियल रोजास द्वारा लिखे गए थे और टेडी पार्क, 24, ईडो, डोमिनिसुक, एंड्रयूज, किर्क, लिंडग्रेन और इयान आइजेनड्राथ द्वारा निर्मित किए गए थे। मार्सेलो जार्वोस ने संगीत तैयार किया। सोनी पिक्चर्स एनिमेशन की निर्माता एग्नेस ली ने बताया कि स्क्रिप्ट पढ़ते समय 2NE1 और ब्लैकपिंक के संगीत की याद आने पर उन्होंने विशेष रूप से द ब्लैक लेबल के टेडी पार्क से संपर्क किया। साउंड ट्रैक में एजे, ऑड्रे नूना, री अमी, एंड्रयू चोई, केविन वू, सैमुअल ली, नेकवेव और ली सेलोंगा की आवाजें भी शामिल हैं। साउंड ट्रैक 20 जून 2025 को रिलीज हुआ। मुख्य सिंगल टेक डाउन दक्षिण कोरियाई गर्ल ग्रुप ट्वाइस की जियोंगयॉन, जिह्यो और चेयोंग द्वारा गाया गया है। साउंड ट्रैक को 8 अक्टूबर 2025 को RIAA द्वारा प्लैटिनम प्रमाणित किया गया, जिसकी बिक्री 10 लाख यूनिट से अधिक हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में के पॉप डीमन हंटर्स साउंड ट्रैक ने बिलबोर्ड 200 पर 2025 में रिलीज हुए साउंड ट्रैक के लिए सबसे ऊंची शुरुआत की, 8वें नंबर पर प्रवेश किया। ये उस वर्ष का पहला साउंड ट्रैक भी था जो शीर्ष 10 में पहुंचा। ये एल्बम मेट्रो बूमिन की स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स 2023 के 7वें नंबर पर आने के बाद से चार्ट पर सबसे अधिक चार्टिंग वाला एनिमेटेड फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम भी है। साथ ही स्ट्रेंजर थिंग्स साउंड ट्रैक फ्रॉम द नेटफ्लिक्स सीरीज सीजन 4 2022 के बाद से टॉप साउंड ट्रैक पर नंबर 1 पर पहुंचने वाला पहला नेटफ्लिक्स साउंड ट्रैक है। बीबीसी ने बताया कि हंट्रिक्स और साजा बॉयज क्रमशः गोल्डन और योर आइडल के साथ अमेरिकी स्पॉटिफाई चार्ट में शीर्ष पर रहे। हंट्रिक्स और साजा बॉयज अमेरिकी स्पॉटिफाई दैनिक चार्ट के इतिहास में सबसे अधिक चार्टिंग वाले महिला और पुरुष के पॉप समूह बन गए, जिन्होंने क्रमशः ब्लैकपिंक और BTS को पीछे छोड़ दिया। हालांकि ये दोनों बैंड वायरल लोकप्रियता हासिल करने वाले पहले काल्पनिक के पॉप समूह नहीं हैं। एंटरटेनमेंट वीकली जैसे आउटलेट्स ने हंट्रिक्स और साजा बॉयज की लोकप्रियता और चार्टिंग सफलता के स्तर पर टिप्पणी की है, जो वास्तविक दुनिया के कलाकारों के बराबर है। एल्बम का दूसरा सिंगल गोल्डन अंततः बिलबोर्ड ग्लोबल 200 पर नंबर 1 पर पहुंच गया। US बिलबोर्ड हॉट 100 पर किसी काल्पनिक कलाकार द्वारा सबसे लंबे समय तक नंबर 1 पर रहने वाला गाना बन गया और दक्षिण कोरिया में 2025 में चार्ट पर परफेक्ट ऑल किल हासिल करने वाला तीसरा गाना बन गया। साथ ही अब तक के सबसे अधिक घंटे के परफेक्ट ऑल किल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इसके अतिरिक्त साउंड ट्रैक बिलबोर्ड हॉट 100 के इतिहास में पहला ऐसा साउंड ट्रैक बन गया जिसके 4 गाने एक साथ शीर्ष 10 में शामिल थे, जिनमें गोल्डन, योर आइडल, सोडा पॉप और हाउ इट्स डन शामिल हैं। ये वेटिंग टू एक्सेल 1955 के बाद पहला फिल्म साउंड ट्रैक है जिसमें कम से कम 3 गाने शीर्ष 10 में शामिल हैं। विषय वस्तु: रूमी की पीली जैकेट पहने, बैंगनी रंग की चोटी वाली विग लगाए एक कॉस्प्लेयर की कमर तक की तस्वीर। एक कॉस्प्लेयर ने रूमी का रूप धारण किया हुआ है। फिल्म की कहानी सांस्कृतिक दबावों पर काबू पाने में
समुदाय और दोस्ती की शक्ति को दर्शाती है। रूमी को आवाज देने वाली आर्डेन चो ने कहा, मीरा और जोई के बिना वो सफल नहीं हो पाती। फिल्म निर्माताओं के अनुसार रूमी की कहानी समलैंगिक होने की घोषणा करने के अनुभव के समानांतर है, खासकर माता-पिता और समाज की अपेक्षाओं के संदर्भ में। सह निर्देशक मैगी कॉन्ग ने बताया कि चरित्र की यात्रा को जानबूझकर अपने सच्चे स्वरूप को प्रकट करने की प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करने के लिए लिखा गया था। रूमी की कहानी ऐसी है जैसे वो अपने माता-पिता के सामने खुलकर अपनी सच्चाई बता रही है, जो चाहते हैं कि वो कुछ और बने जो वो नहीं है। कॉन्ग ने टिप्पणी की कि रूमी की कहानी विकसित करते समय उन्होंने मिश्रित विरासत के साथ-साथ क्वीर पहचान, व्यसन और व्यसन में वापस फंसने के बारे में बहुत बात की। उन्होंने कहा, हमने एक तरह से आपके भीतर के उस शैतानी हिस्से का वर्णन किया है, जहां कोई व्यक्ति अपने आप का एक हिस्सा दूसरों से छिपा रहा होता है। एनपीआर के स्टीफन थॉम्पसन और आउट पत्रिका की टेलर हेंडरसन दोनों ने रूमी की कहानी में क्वीर कोडिंग और क्वीर रूपक के पहलुओं को समान रूप से नोट किया। हेंडरसन ने लिखा कि हालांकि फिल्म में स्पष्ट रूप से LGBTQ+ पात्र नहीं है, रूमी का संघर्ष काफी हद तक क्वीर कोडेड लगता है। छोटी उम्र से ही ने उसे अपने उस हिस्से को दुनिया से छिपाने के लिए कहा था। ये छिपाव एक गहरी शर्म में बदल गया और वो अपने आधे राक्षस हिस्से के लिए घृणा रखती है। सुलमान अजीज मिर्जा ने साइकियाट्रिक न्यूज में शर्म, पहचान और उपचार पर ध्यान केंद्रित किया। विशेष रूप से रूमी द्वारा अपनी राक्षसी विरासत और पैटर्न को छिपाना रूमी को शर्म में अलग थलग कर देता है, उसे स्नान घर जाने जैसे बंधन अनुष्ठानों को छोड़ने के लिए मजबूर करता है और अंततः उसकी आवाज को खामोश कर देता है। हालांकि शर्म से बोझिल रूमी और जीनू दोनों संगीत के माध्यम से ठीक होने लगते हैं। मिर्जा ने शर्म को एक सार्वभौमिक अनुभव बताया, इसलिए रूमी के पैटर्न किसी भी चीज का प्रतीक हो सकते हैं। अवसाद, क्वियरनेस, आघात, न्यूरोडाइवर्जेंस या द्विजातीय होना। द कोरियन हेराल्ड के लिए लिखते हुए शिक्षाविद किम सियोंग कॉन ने 3 मुख्य विषयों की पहचान इस प्रकार की। 1. दुनिया केवल अच्छाई और बुराई या स्वर्गदूतों और राक्षसों से नहीं बनी है। 2. भिन्नताओं से शर्मिंदा न हो। 3. संकरता एक ताकत है, कमजोरी नहीं। शिक्षाविद पुतु मारविट्टा अदिरा प्रस्तीवी और निस्सा पुष्पितानिंग अदनी लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के विषयों पर विस्तार से लिखते हैं। अंतरिक्ष सदस्यों के बीच एकजुटता और भावनात्मक समर्थन एक स्वायत्त और सशक्त महिला समुदाय के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनता है। साथ ही साथ उन पितृसत्तात्मक दबावों की आलोचना करता है जो महिलाओं से अपनी कमियों और कमजोरियों को छिपाने की मांग करते थे। रूमी का आंतरिक संघर्ष और अपने सच्चे स्वरूप को छिपाने की मांग को अस्वीकार करना दमनकारी प्रतीकात्मक प्रणालियों को खत्म करने की आवश्यकता पर जोर देता है, ताकि महिलाएं खुद को पूरी तरह और प्रामाणिक रूप से व्यक्त कर सकें। मुक्त करना। सोनी पिक्चर्स एनिमेशन ने मार्च 2021 में रिलीज की तारीख बताए बिना के-पॉप डीमन हंटर्स की घोषणा की। अप्रैल 2022 में पहली बार ये खबर आई कि नेटफ्लिक्स ने फिल्म के लिए आवेदन किया है। सोनी पिक्चर्स फिल्म के CEO टॉम रॉथमैन के साथ बिजनेस इनसाइडर के एक साक्षात्कार में फरवरी 2023 में फिल्म के नेटफ्लिक्स पर आने की पुष्टि हुई। नेटफ्लिक्स पर के-पॉप डीमन हंटर्स की रिलीज नेटफ्लिक्स और सोनी के बीच 2021 के एक समझौते का परिणाम थी। पक के मैथ्यू बेलोनी के अनुसार इस समझौते में सोनी द्वारा नेटफ्लिक्स को कुछ लाइव एक्शन और एनिमेटेड फिल्म परियोजनाओं की पहली झलक देना शामिल था, जिसके बदले में नेटफ्लिक्स ने संयुक्त विकास के लिए कुछ परियोजनाओं को हरी झंडी देने की गारंटी दी, जिन्हें वो रिलीज करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा। इस सौदे की शर्तों के तहत नेटफ्लिक्स ने सोनी को के-पॉप डीमन हंटर्स के बजट और बजट के 25% प्रीमियम के लिए $125 मिलियन का भुगतान किया। इसके बदले में नेटफ्लिक्स सभी फिल्म अधिकार अपने पास रखेगा और उसे किसी भी लाभ हिस्सेदारी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। जून 2024 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि सोनी पिक्चर्स एनिमेशन द्वारा निर्मित फिल्म के-पॉप डीमन हंटर्स 2025 में रिलीज होगी। अप्रैल 2025 में फिल्म की रिलीज की तारीख 20 जून 2025 तय की गई। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के अलावा के-पॉप डीमन हंटर्स को 20-26 जून 2025 तक कैलिफोर्निया
और न्यूयॉर्क के चुनिंदा सिनेमाघरों में सीमित रूप से प्रदर्शित किया गया। फिल्म का एक सिंग अलोंग संस्करण 23-24 अगस्त 2025 को उत्तरी अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। सिंग अलोंग संस्करण को बाद में नेटफ्लिक्स पर मूल संस्करण से अलग रिलीज किया गया। इसके बाद फिल्म को 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक एक बार फिर सिनेमाघरों में सिंग अलोंग के रूप में प्रदर्शित किया गया। जून 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनेमाघरों में रिलीज होना ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणियों के लिए पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। बाद में अंतर्राष्ट्रीय सिनेमाघरों में रिलीज होने के बावजूद ये बाफ्टा पुरस्कारों के लिए अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि ब्रिटिश सिनेमाघरों में रिलीज स्ट्रीमिंग रिलीज के 2 महीने बाद हुई थी। साथ ही पर्याप्त व्यावसायिक स्क्रीनिंग भी नहीं हुई थी। ब्रिटिश अकादमी ने नेटफ्लिक्स की अपवाद अपील को अस्वीकार कर दिया। डेडलाइन के अनुसार अगर नेटफ्लिक्स ने इसे ब्रिटिश सिनेमाघरों और स्ट्रीमिंग पर एक साथ रिलीज किया होता तो के-पॉप डेमन हंटर्स अर्हता प्राप्त कर लेता। होम मीडिया 23 फरवरी 2026 को वैरायटी ने बताया कि फिल्म को द क्राइटेरियन कलेक्शन के हिस्से के रूप में फिजिकल होम मीडिया रिलीज मिलेगी। स्वागत दर्शकों की संख्या 29 जुलाई 2025 को नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि के-पॉप डीमन हंटर्स प्लेटफॉर्म की अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली मूल एनिमेटेड फिल्म बन गई है। 26 अगस्त को नेटफ्लिक्स ने बताया कि इसे 236 मिलियन बार देखा जा चुका है, जिससे ये रेड नोटिस 2021 को पीछे छोड़ते हुए उसकी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई है। हॉलीवुड रिपोर्टर ने अगस्त के अंत में बताया कि नेटफ्लिक्स के आंतरिक आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने गर्मियों के दौरान लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। 3 सितंबर को नेटफ्लिक्स ने बताया कि इसके 266 मिलियन व्यूज पार हो चुके हैं, जिससे ये स्क्विड गेम 2021 के पहले सीजन को पीछे छोड़ते हुए नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई है। 24 दिसंबर 2025 तक इसे 500 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके थे। नीलसन मीडिया रिसर्च, जो कुछ अमेरिकी टेलीविजन स्क्रीन पर स्ट्रीमिंग व्यूअरशिप रिकॉर्ड करता है, ने बताया कि के-पॉप डेमन हंटर्स ने 2025 में 20.5 बिलियन मिनट का वॉच टाइम हासिल किया, जो उस वर्ष की सबसे अधिक स्ट्रीम की जाने वाली फिल्म रही। बॉक्स ऑफिस के-पॉप डीमन हंटर्स का सिंग अलोंग संस्करण 23 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ। इसने 1700 सिनेमाघरों में अपनी शुरुआत की और नेटफ्लिक्स की ग्लास अनियन अ नाइफ्स आउट मिस्ट्री 2022 की 698 सिनेमाघरों में रिलीज को पीछे छोड़ दिया। शुरुआत में अनुमान लगाया गया था कि ये अपने ओपनिंग वीकेंड में 18 से 20 मिलियन डॉलर की कमाई करेगी। ये कंपनी की सबसे सफल थिएटर रिलीज थी, जिसने ग्लास अनियन 2022 में 13.1 मिलियन डॉलर को पीछे छोड़ दिया। ये वीकेंड में पहले स्थान पर रहने वाली पहली नेटफ्लिक्स फिल्म थी। नेटफ्लिक्स ने कुल कमाई की रिपोर्ट नहीं दी। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में के-पॉप डीमन हंटर्स ने 19.2 मिलियन डॉलर कमाए, जो वेपन से आगे था, जिसके तीसरे वीकेंड में भी पहले स्थान पर बने रहने की उम्मीद थी। द रैप के जेरेमी फुस्टर ने लिखा कि इसकी थिएट्रिकल रिलीज द बैड गाइज 2 22 मिलियन डॉलर और एलियो 20.8 मिलियन डॉलर के 3 दिवसीय ओपनिंग वीकेंड से भी ज्यादा कमाई करने वाली थी। उन्होंने कहा कि अगर इसे पहले स्ट्रीमिंग के जरिए रिलीज न किया जाता तो ये घरेलू स्तर पर 100 मिलियन डॉलर कमा लेती। द एवी क्लब के मैट शिमकोविट्स ने लिखा कि थिएट्रिकल रिलीज ने कई ऐसे दर्शकों को आकर्षित किया जिन्होंने संभवतः इसे स्ट्रीमिंग के जरिए देखा था। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के बेन फ्रिट्स ने बताया कि इसकी प्रशंसा के कारण नेटफ्लिक्स ने इसे एक दुर्लभ थिएट्रिकल रिलीज बनाया। पक के मैथ्यू बेलोनी ने बताया कि नेटफ्लिक्स और सोनी के बीच प्रोडक्शन के लिए हुए समझौते के कारण अधिकांश लाभ और किसी भी संभावित आगामी फ्रेंचाइजी से होने वाला लाभ सोनी के बजाय वितरक नेटफ्लिक्स को मिलेगा। नेटफ्लिक्स के फिल्म प्रमुख डैन लिन के लिए ये एक स्टूडियो अध्यक्ष का सपना है, एक अपेक्षाकृत सस्ती सुपरहिट जिसमें कई व्यवसायों में शोषण के स्पष्ट रास्ते उपलब्ध हैं, जबकि सोनी के फिल्म प्रमुख टॉम रॉथमैन इस पर खुद को कोस रहे होंगे। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया के-पॉप डेमन हंटर्स को आलोचकों और दर्शकों दोनों से व्यापक प्रशंसा मिली।
जिन्होंने इसके एनिमेशन, संगीत, वॉइस एक्टिंग और कहानी की सराहना की। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 101 आलोचकों की समीक्षाओं में से 92% सकारात्मक हैं। औसत रेटिंग 7.7/10 है। वेबसाइट का निष्कर्ष है, आक्रामक ऊर्जा और जीवंत रंगों से भरपूर के-पॉप डेमन हंटर्स एक शानदार साउंडट्रैक के साथ एक मज़ेदार पारिवारिक मनोरंजन है। मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 9 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 77 अंक दिए, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए ब्रैंडन यू ने लिखा कि के-पॉप डीमन हंटर्स एक मौलिक ब्रह्मांड है जो आकर्षक, हास्यपूर्ण और कलात्मक रूप से प्रभावशाली है। यू ने कहा कि ये सोनी पिक्चर्स एनिमेशन द्वारा निर्मित स्पाइडर वर्स एनिमेटेड फिल्मों के समान सिनेमाई दृष्टिकोण साझा करता है और दोनों में सहज एक्शन, शानदार कला और कहानी को आगे बढ़ाने वाले संगीत का प्रभावी उपयोग देखने को मिलता है। आईएनजीएन के टूसेंट एगन ने भी के-पॉप डीमन हंटर्स की तुलना स्पाइडर वर्स से की, साथ ही लड़ाई के दृश्यों पर प्रकाश डाला, जिन्हें उन्होंने चमकीली कोरियोग्राफी और एनीमे से प्रेरित जोश वाला बताया। एम्पायर के केलेची एहनुलो ने इसे बफी द वैम्पायर स्लेयर और पॉपस्टार्स द राइवल्स का मिश्रण बताया और इसकी देखने लायक क्षमता, कॉमेडी और शर्म, पीढ़ीगत रूप से थोपे गए भावनात्मक बोझ और खुद को स्वीकार करने की कहानी की प्रशंसा की। द रैप के मैट कोलबर्ग ने टिप्पणी की कि अगर इसमें कॉमेडी न होती तो कथानक बेहद अतिरंजित होता। गोल्डबर्ग और यू ने महसूस किया कि इसकी सबसे अच्छी कॉमेडी के-पॉप, के ड्रामा और अन्य के मीडिया से जुड़ी संस्कृति और रूढ़ियों का मजाक उड़ाने से आती है। द कोरिया टाइम्स के डेविड टिजार्ड ने कहा कि के-पॉप डीमन हंटर्स के-पॉप के लिए एक प्रेम पत्र होने के साथ साथ के-पॉप संस्कृति की एक निडर आलोचनात्मक परीक्षा भी है। उन्होंने कोरियाई संस्कृति के प्रतिनिधित्व की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि ये दक्षिण कोरिया में रोजमर्रा की जिंदगी के पहलुओं को वैश्विक सामग्री में शायद ही कभी देखी जाने वाली आत्मीयता के साथ दर्शाता है। टिजार्ड और वैरायटी के पीटर डेब्रूज दोनों ने मैगपाई और बाघ के उपयोग पर प्रकाश डाला, जिसे टिजार्ड ने कोरियाई परंपरा से स्नेहपूर्वक पुनर्व्याख्यायित बताया। IO9 के इजाया कोलबर्ट ने प्रामाणिक संगीत की प्रशंसा करते हुए कहा कि के-पॉप के प्रशंसक न होने वाले दर्शक भी सिर हिलाते और गुनगुनाते हुए नजर आएंगे। डेब्रूज ने टिप्पणी की कि के-पॉप की दुनिया में फिल्म की सेटिंग और उसमें डूबने के कारण दर्शक शायद पूरी तरह से ये न पहचान पाएं कि फिल्म एक संगीतमय फिल्म है। इंडीवायर के विल्सन चैपमैन ने संगीत का सबसे प्रभावशाली पहलू गानों के मंचन के विविध तरीके माने, जैसे हाउ इट्स डन के लिए एक राक्षसी लड़ाई, गोल्डन के लिए एक भव्य संगीत वीडियो, टेकडाउन के लिए एक सृजन मोन्टाज और सोडा पॉप के लिए एक ऊर्जावान नृत्य प्रस्तुति। चैपमैन ने मंचन की इस विविधता और बहुमुखी प्रतिभा को वो माध्यम माना जिसके द्वारा के-पॉप तत्व कहानी कहने का एक केंद्रीय और महत्वपूर्ण घटक बन जाते हैं, न कि कोई दिखावा। इसी तरह टिजार्ड ने संगीत और कथा के सहज एकीकरण पर ध्यान दिया, टिप्पणी करते हुए कहा कि गाने बेकार के जिंगल्स नहीं हैं, वे भावनात्मक चरमोत्कर्ष हैं। गोल्डबर्ग ने लिखा कि गाने आकर्षक होने के साथ साथ कथानक में ऐसे दांवपेच रखते हैं जो तनाव बनाए रखने का काम करते हैं। स्लग की एंजेला गार्सिया ने लिखा कि कम समय अवधि के कारण के-पॉप डीमन हंटर्स ऐसा लगता है जैसे इसने दुनिया और किरदारों दोनों की सतह को ही छुआ है और कई विचार अधूरे रह गए हैं। चैपमैन ने भी कम समय अवधि पर प्रकाश डाला, जिसे उन्होंने एक लाभ और मुख्य दोष दोनों माना। तेजी से आगे बढ़ने के कारण फिल्म में कुछ बिंदुओं पर गहराई की कमी है, जैसे मीरा और जोई को कहानी में पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है, या सेलीन के प्रति रूमी की नाराजगी को पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है, और इसके परिणाम स्वरूप एक जल्दबाजी वाला निराशाजनक क्लाइमैक्स आता है जो एक बहुत ही आसान समाधान प्रदान करता है। गोल्डबर्ग ने भी कभी-कभी टोनल विप्लैश पर ध्यान दिया और तर्क दिया कि जोई और मीरा के लिए मजबूत चरित्र आर्क की आवश्यकता थी जो क्लाइमैक्स तक ले जाए, ताकि हास्य राहत और इसके अधिक भावनात्मक क्षणों के बीच के अंतर को पाटा जा सके। हालांकि एम्पायर के केलेची एहेनुलो ने कुछ पहलुओं को अनुमानित और जल्दबाजी वाला पाया, फिर भी उन्होंने कहा कि फिल्म अपनी सफलता की हकदार थी और इसकी ऊर्जा, संगीत और विषयों की प्रशंसा की।
पुरस्कार अधिक विस्तृत सूची के लिए के-पॉप डेमन हंटर्स द्वारा प्राप्त पुरस्कारों की सूची देखें। के-पॉप डेमन हंटर्स ने कई पुरस्कार, नामांकन और प्रशंसाएं हासिल की। इसने 31वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स, 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और 98वें अकादमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर का पुरस्कार जीता। साथ ही टाइम पत्रिका में इसे 2025 की ब्रेक थ्रू फिल्म के रूप में भी दिखाया गया। फिल्म ने 53वें एनी अवार्ड्स में भी 10 पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार भी शामिल है। साउंड ट्रैक के गीत गोल्डन ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब्स और अकादमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। इस गाने ने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार जीता। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला पहला के-पॉप गाना बन गया और 2025 मेलॉन म्यूजिक अवार्ड्स और 2025 मामा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ओएसटी का पुरस्कार जीता। एजे, ऑड्रे नूना और रेई अमी को हंट्रिक्स की गायन आवाज़ों के रूप में उनके काम के लिए 2026 बिलबोर्ड वुमेन इन म्यूजिक में सम्मानित किया गया। ये पहली बार था जब किसी समूह को सामूहिक रूप से सम्मानित किया गया था। सांस्कृतिक प्रभाव। कॉस्प्ले पहने 4 लोगों की ग्रुप फोटो। बाईं ओर वाला व्यक्ति बॉबी के रूप में तैयार है, बाकी 3 ने हंट्रिक्स गोल्डन पोशाक पहनी है। एक व्यक्ति बाकी 2 के सामने थोड़ा झुका हुआ है और उसने एक छोटा नीला बाघ का खिलौना पकड़ा हुआ है। फिल्म के पात्रों के रूप में वेशभूषा पहने थिएटर में आयोजित एक सामूहिक गायन कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोग। के-पॉप डीमन हंटर्स ने कोरियन वेव के हिस्से के रूप में दक्षिण कोरियाई संस्कृति की दृश्यता और लोकप्रियता को और बढ़ाया और एक व्यापक प्रशंसक वर्ग को प्रेरित किया। फिल्म की लोकप्रियता को आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित बताया गया है। वल्चर के नेट जोन्स ने इसकी स्ट्रीमिंग सफलता की तुलना डिज्नी की एनकैंटो 2021 से की। द रैप के ड्रू टेलर ने साउंड ट्रैक एल्बम की लोकप्रियता और नेटफ्लिक्स के आधिकारिक शॉप में के-पॉप डीमन हंटर सेक्शन को शामिल करने का हवाला देते हुए इसे एक व्यापक घटना बताया, जिसमें टी-शर्ट और सॉफ्ट टॉय 2025 की शीर्ष 5 सबसे अधिक बिकने वाली वस्तुओं में शामिल थे। अन्य लोगों ने फिल्म को एनिमेटेड सनसनी, नेटफ्लिक्स के लिए संभावित सोने की खान, एक जबरदस्त हिट फिल्म और हॉलीवुड की गर्मियों की सबसे बड़ी हिट कहा। द कट ने पात्रों, कहानी और साउंड ट्रैक को इसकी लोकप्रियता के कारणों के रूप में बताया, जबकि बॉस्टन ग्लोब की योहुन जंग ने सुझाव दिया कि कहानी में कोरियाई संस्कृति का एकीकरण इसकी लोकप्रियता का एक और कारण है। सितंबर के अंत में ल्यूमिनेट ने सिंगापुर में आयोजित ऑल दैट मैटर्स सम्मेलन में वैश्विक और एपैक संगीत से प्राप्त जानकारियों पर एक प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने कहा कि मल्टीमीडिया क्रॉस प्रमोशन ने प्रदर्शन में मदद की और साउंड ट्रैक के 2/3 से अधिक ऑडियो स्ट्रीम संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर से आए। ल्यूमिनेट ने फिल्म को ट्रांसमीडिया हिट भी बताया। सारा लीला शेरमैन और मॉर्टन शेरमैन ने साइकोलॉजी टुडे में लिखा कि के-पॉप डीमन हंटर्स मनोरंजन से कहीं अधिक बन गया और साथ में गाने से लोग एक साथ आए। 12 सितंबर को लार्स ब्रैंडल ने बिलबोर्ड पर रिपोर्ट किया कि साउंड ट्रैक ने आर्या सिंगल्स चार्ट के शीर्ष 20 गानों में से 7 गाने बनाए और लगातार 7 हफ्तों तक चार्ट का शीर्ष स्थान बनाए रखा। उसी दिन बिलबोर्ड के लिए लिखते हुए थॉमस स्मिथ ने बताया कि गोल्डन लगातार 6ठे सप्ताह यूके चार्ट में शीर्ष पर रहा और ऐसा करने वाला ये दूसरा के-पॉप गाना बन गया। ये फिल्म खेल जगत और अन्य लोकप्रिय संस्कृति में भी अपनी जगह बना चुकी है। 2 सितंबर को यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच ने टेलर फ्रिट्ज के साथ टेनिस मैच जीतने के बाद सोडा पॉप गाने से प्रेरित नृत्य किया। ये फिल्म बैड बनी द्वारा होस्ट किए गए सैटरडे नाइट लाइव के सीजन प्रीमियर के एक स्केच में भी दिखाई गई थी, जिसमें एजे, ऑड्रे नूना और रेई अमी ने गोल्डन और हाउ इट्स डन गानों के 30 सेकंड के अंशों का लाइव प्रदर्शन किया था, जबकि बोवेन यांग ने जीनू का किरदार निभाते हुए सोडा पॉप के बोल गाए थे। 7 अक्टूबर को एजे, नूना और रेई अमी ने द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन के एक एपिसोड के दौरान गोल्डन का पूरा प्रदर्शन किया। साथ ही होस्ट द्वारा उनका साक्षात्कार भी लिया गया। गायकों ने 27 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में 99वें वार्षिक मेसी थैंक्सगिविंग डे परेड के दौरान गोल्डन का प्रदर्शन दोहराया। साथ ही जीनू के पालतू बाघ पर आधारित एक गुब्बारा भी था।
कोरियाई लहर। के पॉप डीमन हंटर्स को कोरियाई लहर के संदर्भ में देखा गया है, जो दक्षिण कोरियाई संस्कृति और मीडिया की वैश्विक लोकप्रियता में वृद्धि है और देश के लिए एक प्रकार की सॉफ्ट पावर के रूप में कार्य करती है। कोरियाई सांस्कृतिक विद्वान पार्क जिहोन जैसे कुछ लोगों का कहना है कि ये लोकप्रियता कोरियाई लहर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। शिनफैन और सालस सुपाल कवाचना जैसे शोधकर्ताओं ने फिल्म को कोरियाई सॉफ्ट पावर परिदृश्य के भीतर एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्पाद और एनिमेशन माध्यम की मनोरंजन मूल्य को रणनीतिक सांस्कृतिक प्रचार के साथ जोड़ने की क्षमता के प्रदर्शन के रूप में टिप्पणी की है। हैंकुक इल्बो के चो जे ह्योन का मत है कि के पॉप डीमन हंटर्स कोरियाई लहर के एक नए चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कोरियाई थीम वाली सामग्री दक्षिण कोरिया में निर्मित होने और फिर निर्यात किए जाने के बजाय विदेशों में निर्मित की जाएगी। के पॉप डीमन हंटर्स के साथ चो ने इस बात पर प्रकाश डाला कि निर्माण टीम का अधिकांश भाग गैर कोरियाई था। द हैंक्योरे के मून डोंग येओल ने भी इसी तरह तर्क दिया कि के पॉप डीमन हंटर्स कोरियाई लहर के राष्ट्रीयकरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो केवल दक्षिण कोरिया के भीतर उत्पादन तक सीमित नहीं है। कोरिया टाइम्स के चो और मिन सेओंग जाए दोनों ने कोरियाई लहर के इस नए चरण को कोरियाई प्रवासी रचनाकारों से प्रभावित बताया है। चो ने कहा कि एक कोरियाई कनाडाई मैगी कॉन्ग ने फिल्म बनाने के लिए के कंटेंट से जुड़ी अपनी बचपन की यादों का सहारा लिया। फॉरेन पॉलिसी के लिए ग्रेस काओ ने भी इसी तरह के पॉप डीमन हंटर्स के निर्माण में कई कोरियाई प्रवासी गीतकारों और कलाकारों की उपस्थिति का उल्लेख किया और इसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संगीत उद्योगों में भाग लेने वाले प्रवासी कोरियाई लोगों के प्रति के पॉप की ऋणिता से की। काओ ने के पॉप डीमन हंटर्स को के पॉप के भीतर स्थानीयकरण की प्रवृत्ति की आलोचना के रूप में भी वर्णित किया, जहां विशुद्ध रूप से कोरियाई तत्वों की तुलना में स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों पर अधिक जोर दिया जाता है। उसने कहा कि यह दिखाता है कि उपभोक्ता कोरियाई सांस्कृतिक तत्वों या स्वयं कोरियाई लोगों से रहित उत्पाद की तलाश नहीं कर रहे हैं और ये कि सफलता प्राप्त करने के लिए मीडिया को अमेरिकी पॉप संस्कृति की नकल करना आवश्यक नहीं है। द वॉशिंगटन पोस्ट की मिशेल यी हीली ने लिखा कि के पॉप डीमन हंटर्स को दक्षिण कोरिया में यहाँ तक कि व्यवसायों और सरकार द्वारा भी व्यापक रूप से अपनाया गया, क्योंकि ये एक एनिमेटेड फिल्म थी और इसके इर्द गिर्द उत्पाद और कार्यक्रम आयोजित किए गए। द कोरिया टाइम्स की हेरिन ली ने कहा कि वैश्विक लोकप्रियता ने दक्षिण कोरिया में पर्यटन को बढ़ावा दिया और दक्षिण कोरियाई पॉप संस्कृति में रुचि रखने वाले प्रशंसक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, संग्रहालय, कैफे और अन्य आकर्षणों का दौरा कर रहे थे, जिनमें फिल्म में दिखाए गए स्थान जैसे नामसान, नाक्सान पार्क किला मार्ग और बुकचॉन हनोक गांव शामिल हैं। कुछ व्यवसायों ने फिल्म से संबंधित उत्पाद जारी किए हैं, जबकि प्रशंसक फिल्म में दिखाए गए भोजन को पसंद कर रहे हैं। सियोल में कोरिया के राष्ट्रीय संग्रहालय में 5 मिलियन से अधिक आगंतुक आए, जो एक अभूतपूर्व संख्या है और इसे न्यूयॉर्क शहर के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट और लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय के बराबर खड़ा करती है। इस वृद्धि का श्रेय आंशिक रूप से के पॉप डीमन हंटर्स की व्यापक लोकप्रियता को दिया गया। सियोल के लियुम कला संग्रहालय ने बाघ और मैकपाई मिन्हवा पर केंद्रित एक प्रदर्शनी खोली, जिसमें 1592 की ओजाक डो पेंटिंग भी शामिल है, जिसे इस शैली की सबसे पुरानी जीवित कृति माना जाता है। कोरिया इकोनॉमिक डेली की सुक्यूंग सियो ने लिखा कि फिल्म की लोकप्रियता के कारण जुलाई 2025 में 1.26 मिलियन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सियोल की ओर आकर्षित हुए, जो 2024 के इसी महीने की तुलना में 23.1% और जुलाई 2019 की तुलना में 18% की वृद्धि है। सियोल मेट्रोपॉलिटन सरकार के आंकड़ों के अनुसार और इसे अब तक का सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा कहा गया है। प्रशंसक स्टेज से दर्शकों की ओर मुंह करके ली गई ग्रुप फोटो। सेलिब्रिटी दर्शकों की ओर पीठ करके नीचे झुके हुए हैं, जबकि दर्शक ज्यादातर खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। दर्शकों में कई लोगों ने कॉस्प्ले पहना हुआ है। 11 अक्टूबर 2025 को सेंट लुइस, मिसौरी में गैलेक्सी कॉन में मेहांग, डैनी चुंग, एलन ली स्टेज होस्ट और प्रशंसक। के पॉप डीमन हंटर्स को कई मीडिया आउटलेट्स द्वारा एक सांस्कृतिक घटना के रूप में देखा गया है, जिनमें से कई ने साउंड ट्रैक, पात्रों और कहानी के साथ साथ
एनीमे को श्रद्धांजलि और फैंडम और एशियाई संस्कृतियों के प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला है। अन्य ने बताया कि डांस सीक्वेंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर लोकप्रिय हो गए थे और फैन आर्ट ने अन्य सोशल मीडिया वेबसाइटों को भर दिया था। दक्षिण कोरिया में प्रशंसकों ने फैंडम को केडेहुन नाम दिया। फिल्म की सफलता को पॉप संस्कृति में एशियाई पात्रों के प्रतिनिधित्व की सफलता के रूप में भी देखा गया, जिससे बच्चों को पोशाक प्रेरणा के लिए पिक्सर या डिज्नी राजकुमारियों की ओर देखने की आवश्यकता नहीं रही। बीबीसी न्यूज़ ने बेलफास्ट में के-पॉप, विशेष रूप से फिल्म के गानों पर आधारित डांस कक्षाओं के बारे में रिपोर्ट किया और कहा कि के-पॉप की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एलेक्स वदुकुल ने बताया कि हंट्रिक्स और साजा बॉयज के इर्द-गिर्द एक तीव्र फैंडम विकसित हो गया था और ये भी बताया कि मीरा को आवाज़ देने वाली मे हांग ने कहा कि फिल्म के फैंडम का सामना करना एक अजीब अनुभव था। द अटलांटिक की यवॉन किम ने कहा कि के-पॉप डीमन हंटर्स फैंडम को एक शौक से सृजन की क्रिया में बदल देता है। उन्होंने आगे कहा कि ये कलाकार और श्रोता के बीच कभी-कभी परजीवी संबंध और कलाकारों की एकतरफा शक्ति को स्वीकार करता है और कहा कि प्रशंसक अपने वास्तविक जीवन के समकक्षों से भिन्न नहीं हैं। तो दोस्तों के पॉप डेमन हंटर 2, जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ये मूवी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं पार्ट 2 के कलेक्शन के बारे में और उसके बजट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका जो बजट है वो एक तरह से $100 मिलियन का बताया गया था और 25 मिलियन का इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है। इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम इसलिए आया क्योंकि इसे OTT पर उतारा गया था और कुछ लिमिटेड जगहों पर इसे रिलीज़ किया गया था। बाकी OTT पर ये एक तरह से सुपर डुपर हिट रही है और कई रिकॉर्ड इस मूवी ने तोड़े हैं। और बाकी इसके सॉन्ग्स सारे के सारे हिट रहे थे क्योंकि मेन जो कारण है इसके अंदर जो म्यूज़िक है वो आपको पता ही है कि जिस तरह से के पॉप एक तरह से ओरिजिनल जो आर्टिस्ट है उसी पर बेस्ड था, तो लोगों में क्रेज़ बहुत ही धांसू रहा था। बाकी ये सुपर डुपर हिट फ्रेंचाइजी एक तरह से रहने वाली है और उसका अपकमिंग पार्ट भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जिसकी सारी कुछ अपडेट मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।